मईशत 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 जब कौमी सलामती की कमेटी ने कहा था कि अगर मईशत ठीक नहीं हो तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर ज़रबेकारी लग सकती है, तो बहस ये छिड़ निकली कि अब तो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात भी मईशत के ताबे हो गए हैं और मानना शुरू कर दिया है जो अहम हमारे यहाँ पे तबकात हैं जो अमूमन इन मामलात के ऊपर फोकस नहीं करते और सिर्फ सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब पाकिस्तान के पास इस वक्त जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 4.4 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पर मौजूद है तारीख़ी तौर पर। अगर आप इसको देखो, रवा माली साल में बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियों के लिए जो रकम दरकार है वो 23 अरब डॉलर है। आज जिनेवा में जहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपने तमाम एंटोराज के साथ मौजूद हैं, फ्लड से जो मुतासरा हिस्से हैं पाकिस्तान के, तकरीबन सारा पाकिस्तान ही है, उसके लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत सारी कमिटमेंट्स एड की आई। ये फ्लड रिलीफ के लिए भी है, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी है। इसके अंदर इस्लामी तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, जर्मनी, चीन, जापान, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, यूएस एड वगैरह ने जो कमिटमेंट्स किए हैं, प्लेजेस किए हैं, वो 8 अरब डॉलर से ज़ायद की इमदाद बनती है। जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो सऊदी अरब के दौरे से होकर अब वो यूएई की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर भी एड की बात हो रही है। हमारे पास पैनल पूरा मौजूद है। शहबाज राना साहब, खुर्रम हुसैन साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब, दो मुआशी तज्ज़ियाकार और एक नून लीग को रिप्रेजेंट करते हुए लेकिन मईशत अच्छे तरीके से समझते हुए। शहबाज, क्विकली अगर मैं आपसे जान पाऊँ, जिनेवा के अंदर जो प्लेजेस हैं उससे क्या ये परसेप्शन पाकिस्तान में कि हमारे मुआशी हालात बहुत दगरदू हो चुके हैं, उस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं आपके ख्याल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो प्लेजेस आए हैं उसमें जो ग्रांट्स का कंपोनेंट है वो कोई ज़्यादा नहीं है। मुझे अप टू डेट नंबर तो नहीं है, मतलब 300 मिलियन डॉलर प्लस माइनस ग्रांट्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान को कमिट किया वो ग्रांट्स में देंगे। बाकी जो कंपोनेंट लोन का है वो काफ़ी बड़ा है। अब उसमें वक्त बताएगा कि उसमें नया पैसा कितना और जो मौजूदा ऑलरेडी ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान को पैसे देते हैं उसमें कोई डाइवर्ट हुआ या नहीं हुआ, हमारे पास तफसीलात नहीं है। लेकिन जो एक चीज़ पॉजिटिव है वो ये है कि जो दुनिया है या आलमी इदारे हैं वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट्स अ गुड साइन। क्या इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल उस लिहाज से फ़र्क नहीं पड़ेगा। द रीज़न बीइंग कि ये पैसा जो है ये आपके करंट अकाउंट खसारे के लिए नहीं है, ये पैसा आपने जो कर्ज़ों की अदायगी करनी है गैर मुल्की उसके लिए नहीं है। ये पैसा अगेंस्ट प्रोजेक्ट्स जो है वो कमिट होगा। आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं, फिर हर कंट्री जो है वो आपके पास आएगी कि जी हमने ये पैसा देना, आप हमें जो कैंडिडेट प्रोजेक्ट्स हैं वो आप पिच करें। फिर वो प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल का प्रोसेस होगा, वो मंजूर होंगे। माहौल बना रहा है मुस्बत माहौल बना रहा है, लेकिन हमारी जो इमीडिएट ट्रबल है उसको शूट नहीं कर रहा। खुर्रम, योर टेक ऑन दिस। जी खुर्रम। Sorry, Talat, I did not receive the question. ऑडियो में नहीं आया। जी, सवाल मेरा यही है कि ये जो प्लेजेस हैं इनका पाकिस्तान की इमीडिएट मुआशी प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कोई खास इमीडिएट माशी प्रॉब्लम्स के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी जो डिसबर्समेंट्स हैं जो अर्लीस्ट टाइम, पहली चीज तो जो प्लेजेस किए गए हैं उसके हमेशा फ्रैक्शन रिलीज एक्चुअल रियलिटी में होता है। इसी की तरह की डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुझे याद है अर्थक्वेक के बाद हुई थी, उसमें कोई 6 अरब डॉलर कमिट किए गए थे। आई फॉरगेट कितना आया था, लेकिन उसका कोई 1/3 या बहुत ही बहुत छोटी फ्रैक्शन एक्चुअली आई थी। 2010 के फ्लड्स के बाद सॉरी कितना 2.5 बिलियन 2.5 ना, लेस देन हाफ, यानी कि दफा भी आई थिंक उससे भी ज्यादा कम अमाउंट होगा, क्योंकि ज्यादातर जो ग्रांट फॉर्म में जो भी अगर इसमें से चीज आएगी वो बायलैटरल कमिटमेंट्स हैं वही आएंगी। मल्टीलैटरल लेंडर्स यूजुअली ग्रांट्स में नहीं करते। वर्ल्ड बैंक का तो लग रहा है कि इट्स ऑल रीप्रोग्राम्ड मनी जो ऑलरेडी कमिटेड थी फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, उसको रीप्रोग्राम करके यहाँ ला रहे हैं। बट बहरहाल जब डिटेल्स आएंगी तो हम देख लेंगे। द प्रॉब्लम राइट नाउ तलत इज के पाकिस्तान नीड्स डॉलर्स टुडे, इट नीड्स डॉलर्स यस्टरडे।
ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और वो भी प्रोजेक्ट टाइड असिस्टेंस जो होती है, इट्स वेरी गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि चीज अच्छी नहीं है, लेकिन इसका जो इमीडिएट क्राइसिस है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज सॉल्विंग अनदर प्रॉब्लम, और वो है कि जो फ्लड इफेक्ट जुबैर साहब, ऑल टुगेदर अभी तक जो आए हैं सऊदी अरब के पैसों समेत वो 10.5 बिलियन के करीब प्लेजेस हैं, लेकिन आपने खुर्रम साहब को और शहबाज साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि एक माहौल तो बनेगा और एक और मसले का हल है, लेकिन हमारा जो इमीडिएट मसला है उसका हल नहीं है। योर असेसमेंट? एक तो इकोनॉमी जो होती है ना, उसमें सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फील गुड फैक्टर, कि वो जो माहौल होता है ना, मोमेंटम, कि क्या दिस विल क्रिएट फील गुड फैक्टर, इट विल क्रिएट फील गुड फैक्टर। क्योंकि जो एक डिप्रेशन का माहौल था कि जी पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा, अब जाहिर है जो माहिरीन है, जैसे खुर्रम ने बात की और शहबाज ने बात की, आम पाकिस्तानी, इवन पढ़ा लिखा पाकिस्तानी भी उस तरह से बात नहीं करता इतनी उसमें। सो उसको एक महसूस होगा कि जी दुनिया जो है पाकिस्तान को समझ रही है, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को समझ रही है, और बढ़ चढ़ के 10.5-11 बिलियन डॉलर की उन्होंने प्लेजेस किए हैं। ऑब्वियसली उसमें कन्वर्जन किस तरह से होगी, और फिर एक टाइम लगता है उसमें आने में, और फिर उसके बाद ये उधर नहीं कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स में ऐड हो जाएगा तो हम उसको उठा के रीपेमेंट्स के लिए यूज करेंगे। पाकिस्तान का जो इस वक्त मसला, सबसे बड़ा मसला था, ये भी मसला है कि रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन जो है फ्लड से जो अफेक्ट हुए हैं लोगों की। बट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, जब हम कहते हैं तो हमारे इनफ्लोज कम हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई अप पूरे तकरीबन साल में रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू हेयर एंड देयर, लेकिन आउटफ्लोज हमें करने पड़ रहे हैं। अभी हमने चंद दिन पहले $1 बिलियन से ज़्यादा किए हैं कमर्शियल बैंक्स को, और फिर उससे पहले हमने वो जो बॉन्ड्स के सिलसिले में $1 बिलियन दिसंबर के फर्स्ट वीक में करने थे। तो जब तक वो इनफ्लोज नहीं आएंगे, और इनफ्लोज आने शुरू होंगे IMF, सो IMF स्टिल रिमेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, कि अगर हम आके बेहतरी आएगी तो IMF के प्रोग्राम को क्लोज करके, और ये जो 9th रिव्यू है इसको क्लोज करके, ताकि उनका बोर्ड अप्रूव करे और पाकिस्तान में पैसा वो आए, और उससे फिर लेके पाकिस्तान एक सर्टिफिकेट लेके सारी दुनिया में जाए, मल्टीलैटरल एजेंसीज में और बाकी जगह पर, और फिर जो भी हमने, और फिर अल्लाह करे उससे हमारी जो रेटिंग्स हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वो अगर इम्प्रूव करती हैं तो फिर हमें बॉन्ड्स रेज करने में और दूसरी चीजें करने में फायदा होगा। रफली आप भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन ये मोर पॉजिटिव के इससे माहौल मवाफिक आपको नजर आएगा, दुनिया आपके साथ एंगेज करती हुई नजर आएगी, और अगर इसका हिस्सा इन तमाम पैसों का पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर रिकंस्ट्रक्शन के खाते में किसी और तरीके से भी अगर लगा तो ज़ाहिर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन इमीडिएट प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता। तो शहबाज, अगर मैं सवाल आपके पास ले आऊँ तो इमीडिएट प्रॉब्लम को IMF एड्रेस करेगा या GAMSA UAE, यानी जनरल आसिम मुनीर इन सऊदी अरब एंड UAE, वो इक्वेशन एड्रेस करेगी? क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी मामला तो तय करने गए होंगे, लेकिन असल मामला में पता है वो क्या तय करने गए। देखिए, इसका बड़ा एक सादा सा जवाब है। मैंने अगर सऊदी अरब, इफ़ एंड बट की हम बात कर रहे हैं, अगर सऊदी अरब $3 अरब दे भी देता है, तो मैंने अपनी जो अखबार की हेडलाइन में पहले ही सोची हुई है इंट्रो, कि सऊदी अरब ने $3 अरब पाकिस्तान को दे दिया, जिससे पाकिस्तान के दिवालिया उनका ख़तरा 3 माह के लिए टल गया। तो जो सलूशन है वो आपका सऊदी अरब, UAE, कतर नहीं है। सोल्यूशन आपका राइट नाउ IMF है। लॉन्ग टर्म में मैं IMF की बात नहीं करता, मैं शॉर्ट टर्म में इस वक्त बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में जब तक IMF नहीं होगा, और राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट को आप तलत साहब सामने रखिए, वो कह रहे हैं कि हमारे दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं कि जी जब तक IMF नहीं होगा तो तब तक आपके मामला हल नहीं होंगे। यही बात हम लोग अपनी राइटिंग्स में लिख रहे हैं, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, तो शायद उसका उतना असर नहीं होता। लेकिन जब एक वफाकी वजीर, और वो वजीर जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीब है, जब वो ये बात कहेगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। क्या सऊदी अरब आर्मी चीफ चूंकि पहले दौरे पे थे, कुछ उनको कैश ग्रांट देंगे, हो सकता है दे दें। क्या उससे पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा? जो आपका सवाल है उससे मसला हल नहीं होगा। आएगा सऊदी अरब भी आएगा,
चीन ने जो चीन को पाकिस्तान ने जो कर्जे वापस किए हैं वो भी वापस आएंगे, रोल ओवर होके रीफाइनेंस होके आपका यूएई का भी पॉसिबली रोल ओवर फर्दर हो जाएगा, जो अपने $2 अरब अभी अगले 2 महीनों में यूएई को वापस करना है, तो उससे वो सारी चीजें हो जाएंगी। फिर जो अभी जुबैर साहब भी बात कर रहे थे, आपकी अगर क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाती है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा फौरी तौर पर इंप्रूव होने की, अगर आपका आईएमएफ का प्रोग्राम हो भी जाता है, क्योंकि जब आपको डाउनग्रेड करते हैं उसका भी एक प्रोसेस है, तो जब आपको वापस अपग्रेड करना है तो उसमें साल 6 माह लगते हैं, तो फौरी क्रेडिट रेटिंग आपकी एक्सपेक्ट नहीं आप करें इंप्रूव हो जाएगी, तो यूरो बॉन्ड तो फौरी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसका एक फायदा ये होगा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कमर्शियल कर्जे दिए हैं, अभी जो हमने $1 बिलियन प्लस उनको वापस किया जुमेरात और जुमे को, वो शायद आपका फिर वो पैसा वापस ना लेती, वो रीफाइनेंस कर देती है, आपको रेट शायद आपसे ज्यादा ले लेती। तो एटलीस्ट अगर आईएमएफ हो जाएगा तो कमर्शियल बैंकों का, जो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स हैं, वो जो कर्जा है आपका वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, वक्ती तौर पर आपको रेट ज्यादा मिलेगा। एक ही दरवाजा है पाकिस्तान के पास और ये आखिरी दरवाजा है, ये सारे सुन लें और समझ लें, वो आईएमएफ का है। अगर हमें कोई ये कहेगा जी कि आईएमएफ नहीं करूंगा, सऊदी अरब यूएई से मैं एलएनजी प्लांट्स बेच के या बाकी तरीकों से शेयर्स बेच के कितना पैसे ले लेंगे आप, एलएनजी प्लांट्स बेच के, जुबैर साहब प्राइवेटाइजेशन चला चुके हैं, इनको मेरे से ज़्यादा पता है, कितने पैसे आप ले लेंगे पीएसओ के, पीपीएल के, मारी गैस के शेयर बेच के, कितने होंगे? 1 अरब, मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं। उससे क्या होगा? 1 महीने की रिलीफ, देन व्हाट? तो मेरा ख्याल राइट लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं है, अपना शहबाज, उससे पहले तो मुझे ये जानना होगा या नाजरीन से पूछना होगा, उनको पता भी है कि हमारी प्राइवेटाइजेशन को हेड कौन कर रहा है, वो तो पहले तो हमें बंदा ही तलाश करने में होगा कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस तो बाद की बात है ना, तो उनको तो बिल्कुल आपने मार्जिन पे रखा हुआ है। मैं जरा खुरम के पास जाता हूँ और जुबैर साहब के पास भी सवाल लेके जाऊंगा। सिर्फ एक चीज वेरी क्विकली, वो उसकी जरूरत नहीं है जी। हाँ, तले साहब, उसकी जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन को उन्होंने इररिलेवेंट कर दिया है, उन्होंने एक नया कानून बना दिया और उसके तहत एक नए तरीके से काम होगा, नई काबीना की कमेटी बन गई है, तो नाम ना याद रखे, काम चल जाएगा। अच्छा खुरम, यूके ने जिनेवा में पाकिस्तान को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी है, जो एंड्रयू मिचेल है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उन्होंने ये कहा है कि इकोनॉमिकली दिस इज अ चैलेंजिंग टाइम फॉर पाकिस्तान। आई वांट टू इनकरेज द गवर्नमेंट to stick to its program of macroeconomic reform to swiftly conclude the 9th review of IMF program. This is Geneva. ये resilient पाकिस्तान के क्या कॉन्फ्रेंस है, जो डोनर्स हैं वो किसी और मामले को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन बात वो IMF की कर रहे हैं। आप मुझे ज़रा ये समझा दें सादा अल्फाज में कि अक्टूबर नवंबर के अंदर लग रहा था कि हमने मामलात IMF के साथ तय कर दिए हैं। Where did we go wrong? क्या किया हमने? एक्चुअली इन रियलिटी तय नहीं हुए थे ना वो मामलात। वी वेंट रॉन्ग के जो बात हमें बताई जा रही थी वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। आई थिंक वी वेंट रॉन्ग के थिंकिंग कि हम लोग इस चीज को, जो भी कंडीशंस थी उस प्रोग्राम में, उनको रीनिगोशिएट कर सकेंगे, उनको लूसन कर सकेंगे, और साथ साथ हम लोगों को बैरूनी कुछ मदद मिल जाएगी अपने दोस्त ममालिकान से। एंड आई थिंक ये सारी सोच जो थी, वी वेंट रॉन्ग। आई थिंक फंडामेंटली द गवर्नमेंट वेंट रॉन्ग कि उन्होंने एक फाइनेंस मिनिस्टर जिसने ये प्रोग्राम को बहाल किया था उसको हटा के एक और फाइनेंस मिनिस्टर को ले आए जिसने आते साथ ये बातें की कि मैं तो इस प्रोग्राम को रीनेगोशिएट करूंगा। आई थिंक फंडामेंटली वेयर डिड वी गो रॉन्ग? वी वेंट रॉन्ग जब हम डार साहब को ले आए इन रिप्लेसमेंट ऑफ मिफ्ता इस्माइल, और डार साहब एक ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर चले गए हैं जहां उनको बताया जा रहा है और वो समझ रहे हैं कि सब ठीक है, जबकि सब ठीक नहीं है। और अब बार बार हमें वो मुख्तलिफ चीज़ें बता के मुतमईन करने की कोशिश करते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस नहीं होगा, लेकिन उनको आई थिंक ये अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने हमें मुतमईन नहीं करना, यानी कि मैं और आप और टीवी पे जो लोग आते हैं उनको नहीं करना, अपनी पार्टी कॉलीग्स को मुतमईन नहीं करना, पाकिस्तान की अवाम को भी फ़िलहाल मुतमईन नहीं करना। उन्होंने जिसको मुतमईन करना है वो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जायदा क्रेडिटर्स हैं, और वो सिर्फ तभी होंगे जब IMF की सर्वेलेंस के अंडर आप आएंगे एंड व्हाट नॉट। अब आई डोंट लाइक सेइंग दीज थिंग्स तलत, मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि हमारा मुल्क IMF प्रोग्राम में जा रहा है, क्रेडिटर्स से इस तरह बात करनी पड़ रही है, बट एक कोल्ड हार्ड रियलिटी होती है जिसके ऊपर माशी सूरत हाल चलती है, मईशत चलती है। जुबैर साहब के पास चलते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ भी डील कर रहे हैं ना। जुबैर साहब, अब बात ये है कि जुबैर, खाकान, मिफ्ता, इसाक डार और उनके ऊपर टॉप के ऊपर नवाज शरीफ, आपके पास तो इतना ह्यूमन कैपिटल था, है,
जो इन कॉम्प्लेक्स मामलात को, जितने कॉम्प्लेक्स नहीं है, वही बात कर रहे हैं यूके के नुमाइंदगान जिनेवा में, जो हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त टीवी पे बात कर रहे हैं। तो ये सादा सी बात क्यों नहीं समझ आती? नहीं, ये सादा इतनी सादा नहीं थी ना। देखिए, एक तो आपने कहा ना पॉलिटिकल इकोनॉमी, जाहिर सी बात है वी कांट एक्सक्लूड पॉलिटिक्स फ्रॉम दिस होल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। एक तो द टाइमिंग ऑफ PMLN लेड कोalition, उसका जो हुकूमत में आने का था अप्रैल 2022 में, जस्ट अ ईयर और सो बिफोर द एंड ऑफ द 5-year टेन्योर, वो इकोनॉमिक टर्न अराउंड के लिए कोई टाइम होता ही नहीं है। आप अगर आप बात करते, सारे एक बज़वर्ड के तौर पर करते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली कोई पूछें किसी से भी कि रिफॉर्म्स, भाई रिफॉर्म्स में तो टाइम लगता है ना, बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, और उसके लिए आपको लिए टाइम होता है। टफ कंडीशनैलिटीज, आप IMF के पास इमीडिएटली जाते हैं। असद उमर ने 8 महीने लगा दिए थे, तो इवन दो ही वाज। लेकिन जुबैर साहब, आपने तो सारी बातें तकरीबन मान ली थी, मुश्किल फैसले तो कर लिए थे, हाथी तो निकाल दिया था आपने, दुम पे फंस गया। हाथी नहीं निकाल दिया था, उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट थी ना। सो देयर वाज दिस रिएक्शन फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लास कि ये क्या हो रहा है, हमारी तो धुनाई हो रही है अवाम में, अवाम तो हमें धक्के दे रही है। तो अभी पॉलिटिकल क्लास की पजीराई हो रही है, अभी भी तो धुनाई हो रही है। नहीं, बट एक देखे ना, पंजाब में जब से PMLN वजूद में आई थी, कभी भी आप 75% सीट्स पंजाब में नहीं हारे थे। तो वो एक नेचुरल रिएक्शन तो आना था कि जी आप ये 30 रुपए क्यों बढ़ा रहे। एक आम MNA जो है या MP है, वो तो यही कहेगा कि भाई आप ये कर, फिर आप आए क्यों थे? अगर हमने इतनी पॉलिटिकल कॉस्ट देनी थी तो फिर हम, ये बात बिल्कुल सही है, खुर्रम की भी बात सही है कि जो हमने मुश्किल फैसले कर लिए थे, जिसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे करती थी, फिर हमें उसी ट्रैक पर रहना था। वो जो चेंज हुआ उसमें देखें, इसाक डार को क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन इसाक डार के पास एक बैकग्राउंड भी था, और वो ये था कि ही हैड सक्सेसफुली नेगोशिएटेड IMF प्रोग्राम एंड फर्स्ट टाइम एक कंप्लीट किया था 2013 से 2016 में। तो वो उनको एक नेगोशिएशंस के हवाले से उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जी हमें इतनी टफ कंडीशनैलिटीज विद द पॉलिटिकल। आप उनकी नेगोशिएटिंग स्किल्स को कैसे एवेलुएट करते हैं जब हमारी मौजूदा सूरत हाल डेवलप हुई है? अभी तो इट हैज, वी आर ऑन आवर वे, अभी तो मिडवे थ्रू है इस वक्त। तो आप ये नहीं कह सकते कि वेदर ही हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मे बी नेक्स्ट मंथ आप इसी पैनल। नहीं तो क्या $2 बिलियन पे रिजर्व जाए, फिर आपको पता चलेगा। मैं वैसे कह रहा हूँ ना, मेरे 4.5 पे तो आप खड़े हुए हैं, जो लोगों के पैसे हैं वो भी आप काउंट करके 10 बिलियन बता रहे हैं लोगों को। तो वो मेरा ख्याल है वो 10 बिलियन, वो 6 बिलियन लोगों के जो हैं उसमें से भी आज विड्रॉल्स हुई हैं काफी। मेरा ज़ाहिर है जब लोगों के पैसों की बात करेंगे विड्रॉ ही करेंगे ना, और क्या करें। क्विकली गो बैक टू शहबाज, एक क्विक राउंड करूंगा। सो एक एडवाइस क्या होगी मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइप्ड अप है। मैं देख रहा हूँ कि मरियम औरंगजेब जो है ठकाठक ट्वीट वहां से किए जा रही हैं, जिनेवा में ये हो रहा है, जिनेवा में ये हो रहा है। तो क्या एडवाइस देंगे आप शहबाज? देखिए, मरियम औरंगजेब साहिबा हमारी बहन है, तो हम उनको उनकी चीज़ों पर कमेंट इसलिए नहीं करेंगे, वो नॉन इकोनॉमिक चीज़ों में डील करती है, तो लेट इट गो, उनको खुश होने दें। उनका काम है, लेकिन वैसा हुकूमत का मुमकिन रवैया जो उसकी बात करो। My only advice will be कि stick to the IMF प्रोग्राम। इस वक्त आपको जितनी भी मुश्किल सूरत हाल बर्दाश्त करना पड़े, मैं आपको मिसाल ऐसे दे दूं, ये रूड एग्जांपल है, क्रूड एग्जांपल है बिल्कुल, इसको उतना आप सीरियस ना लीजिएगा कि डॉलर अगर आप 300 का भी हो जाए तो आपको इकोनॉमी चलानी है। आपका पेट्रोल अगर 300 रुपए का भी लीटर हो जाए तो आपको इकोनॉमी चलानी। सेकंड ऑप्शन ये है जो डॉक्टर साहब अभी कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है कि ना IMF कर रहे हैं, ना चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना इनका वोट बचना है, ना इकोनॉमी बचनी है। अभी आपने $5.8 बिलियन प्राइवेट रिजर्व्स की बात की है, उसमें से 30 नवंबर 2022 तक हमारी प्यारी हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी $5 अरब पहले ही ले चुके हैं उधार। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ले चुके हैं, वहाँ पैसा नहीं है, तो इतने खुश होने की जरूरत नहीं है कि वो भी हमारे हैं। तो हालात बहुत खराब है। $4.5 अरब की भी मैं आपको खुर्रम की एडवाइस, खुर्रम वर्ड ऑफ 30 सेकंड्स फॉर यू। 30 सेकंड खुर्रम के, 30 सेकंड जुबैर के, गो अहेड।
वेरी सिंपल तलत के दूसरों से प्लेजेस आप कबूल कर लें, एंजॉय कर लें, लेकिन अपने दिए हुए प्लेजेस को पे भी अमल करना थोड़ा सीख लें। आई थिंक पाकिस्तान का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो प्लेजेस के ऊपर नहीं चलेगी, वो हार्ड डिसीजंस ऑन द ग्राउंड पे चलेगी। रियलिटी को पहचानना सीख लें और डे टू डे मैनेजमेंट से निकल के एक रोड मैप बनाए दैट टेक्स पाकिस्तान आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, जिसके तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं या काफी हद तक जिसमें पहुंच चुके हैं हम लोग। जुबैर साहब, आप खुद को क्या मशवरा देंगे? ये जो दोनों ने मशवरा दिया है, खुर्रम ने और शहबाज राना ने, ये पहुंचा दूंगा डॉक्टर साहब तक। चले, ये बहुत अच्छा होगा कि आप पहुंचा दीजिएगा और वो अगर देख ले तो वो उनको समझ भी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, सियासत की बात कर लेते हैं। पंजाब ने तमाम मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है। आज ख्याल किया जा रहा था चंद दिन पहले तक कि पंजाब असम्बली के अंदर परवेज़ इलाही साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं एतमाद का वोट लेंगे इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक। 4-5 दिन से बहरहाल जो मूड बन रहा था, लगता नहीं था कि आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेंगे अपने लिए। एतमाद का वोट अपने ऊपर उन्होंने नहीं लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 2.25 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस जो हैं नारेबाजी वहाँ पे करते रहे। राना सनाउल्लाह जो स्पीयर हेड कर रहे हैं मरकज़ की तरफ से इन तमाम मामलात को, वो मेहमानों की गैलरी में बैठे हुए थे और जो यूजुअल हंगामा होता है स्पीकर के डायस का घेराव किया। जो नहीं हुआ वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब की ओरिजिनल हदायत के मुताबिक एतमाद का वोट नहीं लिया। हमारे पास ज़ैन भट्टी साहब मौजूद हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उस्मा बुखारी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, वो भी हमारे साथ हैं। ज़ैन भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी पार्टी की क़यादत की तरफ से वाज़ेह अंदाज से कह दिया गया था कि आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं होना, क्योंकि ज़ाहिर आपने एक स्टैंड लिया हुआ स्पीकर की रूलिंग के ऊपर और उनकी हिदायत के ऊपर, और आपने वो नहीं करना था। लेकिन आपका जो इत्तेहादी है उसके लिए तो सेटबैक यकीनन आज का दिन है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत एतमाद के साथ आज वज़ीर आला को वोट लेने का कहा हुआ था। जी, मैं उसमें सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जहाँ तक एतमाद के वोट का ताल्लुक है, इंशाल्लाह ताला हमें जो है वो हमारे पास जो है वो मजमूई सूबाई अरकान पंजाब असम्बली की जो तादाद है वो पूरी है। बात यह है कि जी हमारा जो पर्पज़ है वो इन हाउस ये है कि हमने ऑपोजिशन के हर गैर आइनी हथकंडे का भरपूर मुकाबला करना है। और ये जो ऑपोजिशन पंजाब में इक़्तिदार के ख्वाब देख रही है और ये जो है वो ख्वाबों में गुम है, इनके पास एक्चुअली तो नंबर्स पूरे ही नहीं है। तो मैं नहीं ये समझता कि ये जो है वो इनका कोई ख्वाब जो है वो पूरा होने वाला है। इन्हें पहले भी मार पड़ चुकी है नून लीग को पंजाब में, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा भी इन्हें मार पड़ेगी और इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। और ये सिर्फ प्रोपोगेंडा करते हैं जी, और प्रोपोगेंडा करने वाली फैक्ट्रियाँ इनके घर लगी हुई हैं। अदरवाइज जो आप पंजाब की देखें सूरत हाल, उसमें बिल्कुल भी आपको जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो बड़ा जमान है वजारत आलिया पर, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर दिन ब दिन नून लीग जो है वो आपको वाइप आउट होती दिखाई देगी सियासी मंजरनामे से पंजाब के अंदर। ठीक, आई एम श्योर उस्मा साहब इसके ऊपर जवाब देंगे, लेकिन मैं अगर आपसे छोटा सा सवाल पूछ लूँ, वो ये कि एक ख्वाब इमरान खान साहब ने भी देखा था कि पंजाब के ज़रिए वो जल्दी इंतखाब करवा लेंगे, तो नून लीग के ख्वाब चिकनाचूर करते हुए आपने उधर भी एक ठुड्डा मार दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है जी। पंजाब असम्बली, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी मोनिस इलाही साहब जो है वो हम बिल्कुल जो है वो इमरान खान साहब के साथ हैं और उनके फैसले के जो है वो बिल्कुल पाबंद हैं। और पहले दिन से हम ये कह चुके हैं, हमें तो पीडीएम की तरफ से भी ऑफर्स आ चुके हैं। बात यह है जी कि जब हमने इमरान खान साहब के साथ स्टैंड लिया है तो हम इंशाल्लाह इनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। और आप आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी देखेंगे कि चौधरी साहब ने 4 माह के कलील अरसे के अंदर जितने काम किए और जितने नए अजला बनाए और जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसका आप आइंदा आने वाले इलेक्शंस में देखिएगा। प्लस इनकी जो कारकर्दगी है वफाकी हुकूमत की, वो भी आपके सामने है। उसका पोल, इनका लेवल ऑफ गवर्नेंस जो है वो 22 करोड़ अवाम भुगत रही है, वो भी आपके सामने है। और सारा मुल्क सरापा एहतजाज है जी। ओके, लेट मी गो टू उस्मा बुखारी साहब एट दिस पॉइंट। उस्मा साहब, आपकी जमात ने मुसलसल ये एक किस्म का ताना भी दिया था कि एतमाद का वोट लेके भी दिखाएं। अच्छा, हम सबको पता है कि आपके पास नंबर्स नहीं है जो सिंपल मेजॉरिटी है। आज आपके ख्याल में
परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनको हटाना चाहते थे, नहीं हटा पाए। आपकी स्ट्रेटजी कामयाब हुई है या नाकाम हुई है? गो अहेड। शुक्रिया तलत साहब। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि एतमाद का वोट चीफ मिनिस्टर को लेना होता है और वो उसको चीफ मिनिस्टर को ही लेना है। अब जैन भट्टी साहब मेरा ख्याल है चूंकि असेंबली के मेंबर शायद नहीं है, अगर मैं ठीक हूं तो, और इनसे पूछिए आज इनके क्यूली के मेंबर कहाँ थे, और ये जो अपने नंबर पूरे होने का दावा कर रहे हैं, अगर इनके नंबर पूरे होते तो जो है ये एतमाद का वोट कभी का ले चुके होते। और आपको मालूम है कि फवाद चौधरी साहब भी इसके बारे में मीडिया टॉक भी कर चुके थे कि जी हम तो 9 से पहले ही, बहुत पहले हम एतमाद का वोट ले लेंगे। जब देखा कि अपने मेंबर्स पूरे नहीं है तो अब इनको पीछे हटना पड़ा। तो बातों से तो भट्टी साहब होगा नहीं ऐसे, ना आपके कुछ कहने से कोई फर्क पड़ता है और ना आपके कहने से कोई चीज जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी हो जाती। जहां तक हमारे मुंह छुपाने की फिक्र आप ना करें, आप अपनी फिक्र करें कि आप लोगों ने मुंह कहां छुपाना है। जो 4 महीने की कारकर्दगी है ना परवेज इलाही साहब की, जिसके अंदर लंबे चौड़े मामलात हैं जो उन्होंने 4 महीने में कारकर्दगी फरमाई है, उसका जवाब देना पड़ेगा उनको भी। उनको अभी बताना है रूडा के अंदर क्या हुआ, उनको बताना है मास्टर प्लान जो है वो कैसे रातों रात बनाया गया, उनको बताना है कि अभी हमारी गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठाने की बजाय जैन भट्टी साहब अगर ये बता देते कि महंगाई जो है वो सूबाई इशू है, आपके जो पूरी हुकूमत है वो कहाँ सो रही है, उसको जो है वो क्यों आपको कहीं रिलीफ देती हुई सवाए चंद बड़े-बड़े उस्मा साहब, अगर मैं इंटरप्ट कर पाऊं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको सब्जेक्ट की तरफ वापस लाना चाहता हूं। मेरी गुजारिश उस्मा साहब, मेरी गुजारिश सुन ले। आपकी जमात का ये हदफ था सियासी कि आपने परवेज इलाही साहब के हवाले से साबित करना है कि उनके पास नंबर्स नहीं है। आपने गवर्नर के जरिए करवाने की कोशिश की, बीच में कोर्ट पड़ गई। अब आज परवेज इलाही साहब, भट्टी साहब ने इस्तेमाल किया लफ्ज़ कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे विराजमान हैं, तो बुनियादी तौर पर तो वो चीफ मिनिस्टर ज़ाहिर मौजूद हैं, और जब तक वो मौजूद है तो आप वो कामयाबी का दावा तो नहीं कर सकते ना। नहीं, मैं कामयाबी का दावा इसलिए कर सकती हूँ तलत साहब कि जो उनके सामने चैलेंज है अपने मेंबर्स पूरे करने का, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे। और अगर कोई मतलब धक्के से बराजमान है तो वो तो है, अब वो अदालती एक हुक्म के तहत जो है वो बराजमान है। अभी तो वो अदालती हुक्म के ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं, अभी उसके ऊपर भी जो है रिव्यू पेंडिंग है। अभी उसके ऊपर आला अदलिया ने देखना है कि असद उमर का खत मोतबर कैसे था और चौधरी शुजा साहब का खत कैसे मोतबर नहीं था। एक ही चीज की 2 इंटरप्रिटेशन जो है वो की गई है, सो वो भी मौजूद है। और फिर ये है कि 11 तारीख फिर कहीं दूर तो नहीं है ना तलत साहब, कब तक बचेंगे? 11 तारीख तो आनी है। और जो कोई भी अदालत जो है वो आर्टिकल 130 जो है सब क्लॉज 7 उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, उसको ये नहीं कह सकती इनकी तरह कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। गवर्नर के पास एक कुली इख्तियार है बगैर किसी एडवाइस के, बगैर किसी चीज के, कि वो वजीर आला को अपना एतमाद का वोट जो है वो लेने के लिए कह सकता है। क्या अमर माने हैं, इनके पास नंबर पूरे है ना, बोलने के वो उस पे शो करते हैं, असेंबली के अंदर बात खत्म हो जाएगी, हमें भी पता चल जाएगा, इनको भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं आज भी आपको बता रही हूँ, हमने आज भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है हमारी पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद थी, और इनके आज भी जो है वो 23 के करीब मेंबरान, जिसमें क्यू लीग के अपने 7 मेंबर मौजूद नहीं थे जो है असेंबली के अंदर। सो इनके पास मेंबर पूरे हैं, बातें ना करें और हमें मुंह छुपाने की जगह देखने की बजाय अपना जो है वो आकर सामने ज़ैन भट्टी साहब से पूछ लेते हैं। उस्मा साहब, मुझे गिव मी अ मिनट, मुझे ज़ैन भट्टी साहब से पूछने दें। ज़ैन साहब, 2 इश्यूज हैं यहाँ पे। एक तो उस्मा साहबा ने बताया कि आपके नंबर भी पूरे नहीं थे पंजाब असेंबली में, तो ज़रा गैर हाजिर लोगों के बारे में भी बताइए, क्योंकि आप के नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जो हैं वो भी नाला थे इस मामले से। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि नंबर आपके मुकम्मल तौर पे पूरे थे, मैंने रिपोर्टर से भी बात की है, वो कह रहे थे नंबर पूरे नहीं थे। मैं ज़रा आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने लोग थे वहाँ पे आज आपके? आज देखिए जी, मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नर साहब, जहाँ से ये बात एक्चुअली स्टार्ट हुई है, कि जो गवर्नर साहब ने जो है वो कंटिन्यू जो सेशन है उसके अंदर जिस तरह कहा था कि वज़ीर आला साहब जो है वो लें जी एतमाद का वोट लें, एक तो उनका वो हुक्म ही गैर आईनी था। दूसरा, इनसे ये पूछें कि इन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी वो इन्होंने क्यों वापस ली। सबसे पहले तो ये बात, ये कहाँ खड़े हैं, इनकी क्या स्टैंडिंग है इन हाउस, सबसे पहले तो ये अपनी बात या अपनी पोजीशन को वाज़िया करें ना, तो फिर हम करेंगे। जब इंशाल्लाह आएगा नंबर, आप देखेंगे पूरे हैं भी। और आपको चौधरी परवेज इलाही साहब जिस शख्सियत का नाम है जी, वो नून लीग वाले बेहतर जानते हैं,
और जो उन्होंने इंशाल्लाह ताला ये 4 माह में किया और आइंदा भी करेंगे, इनको नजर आ जाएगा आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी। इतनी कोई फिक्र की बात नहीं। अच्छा भट्टी साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं तो एतमाद का वोट लेना परवेज इलाही साहब के एजेंडे पर है अभी, या अब वो नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स का अदालत आपको कहे कि आपने एतमाद का वोट लेना है? इसके अलावा तो परवेज इलाही साहब की मजबूरी नहीं है। आला अदलिया जिस तरह हमें हुक्म करेगी इंशाल्लाह इस ज़मन में हम उसके पाबंद हैं। क्यों नहीं जी, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। बिल्कुल जो है वो हम बिल्कुल जो है वो इंटैक्ट हैं और हमारा जो है वो इत्तेहाद पीटीआई के साथ जो है वो बिल्कुल फर्म है। ये जो कॉन्स्पायरेसीज और ये जो मिस कम्युनिकेशन या कोई ऐसे कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हर वक्त जो है वो गर्दिश करती रहती हैं कि जी ये इख्तलाफ है, कतन कोई ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक्चुअली जी इमरान खान साहब जिस तरह अमंग द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तान ये इतनी पॉपुलैरिटी और पीटीआई का जो आपने जो है वो पिछले ज़िमनी इंतखाबात में भी देख लिया था, जो रिजल्ट आया था पंजाब के 20 हलकों में, तो मैं ये समझता हूँ कि जी अब वो चीज़ें नविश्ता दीवार हैं, उसमें कोई ज़्यादा नहीं हमें इतना जाना चाहिए। आप देखेंगे कि आइंदा भी इनको इनके जो गवर्नेंस का पोल है जी वो भी खुल गया। और ये बताए ना कि इन्होंने क्या किया पिछले 7-8 माह में वफाकी हुकूमत के। चले वो एक अलग बहस है, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी किसने क्या किया। जरा मैं उस्मा साहबा से इस पे क्लोजिंग में पूछना चाह रहा हूँ। उस्मा साहबा, तो आपका ख्याल है कि अदालत से आपको कोई कानूनी रास्ता, आईनी रास्ता ऐसा मिलेगा जिसके जरिए आप परवेज इलाही साहब को मजबूर करें कि वो एतमाद का वोट लें और अपने नंबर शो करें? तलत साहब, इसमें मेरा कोई वो बात नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ। आईने पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, उसके अंदर ये शेख मौजूद है। क्या कहेगी कल अदलिया कहेगी कि ये आर्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता। परवेज इलाही की मोहब्बत में ऐसा नहीं होता। और अदलिया जो है उसने आइन के तहफ्फुज़ की कसम खाई हुई है, उन्होंने आइन के ऊपर इंप्लीमेंटेशन कराना होता है। सो परवेज इलाही साहब भाग नहीं सकते। परवेज इलाही साहब को जो है दूसरी एक बात जो भट्टी साहब जो है वो भूल रहे हैं शायद बात करते हुए, इनका प्ली पूरी अली जफर साहब ने जो पिछला केस जब प्लीड किया था 25 तारीख को 26 को, तो वो उन्होंने पूरा केस ये था, हमें टाइम नहीं मिला जो है वो बंदे पूरे करने के लिए। अब उनको अदलिया ने सर्दियों की छुट्टियों के तवस्सुत से इनको 18-20 दिन दिए अपने बंदे पूरे करने के लिए, फिर भी बंदे पूरे नहीं हुए। अभी जैन भट्टी साहब की बात मानूं कि फवाद चौधरी की बात मानूं, फवाद चौधरी मीडिया पे आके बता चुके हैं हमारे मेंबर मुल्क से बाहर है, वो मौजूद नहीं है। इनकी जो रिजर्व सीट्स की औरतें हैं पीटीआई की, वो आके बमला कह रही हैं कि हम परवेज इलाही को वोट डालना नहीं चाहते। और लोग इसलिए परवेज इलाही को वोट डालना नहीं चाहते चूंकि इमरान खान जो असेंबली तोड़ने का एक नाजायज जो है वो काम करना चाहते हैं, वो उसकी राह में रुकावट बनना चाहते हैं। तो प्यारे भाई, आप नून लीग की फिक्र ना करें भट्टी साहब, आप अपनी और परवेज इलाही साहब की फिक्र करें कि वो आइंदा आने वाले हफ्ते में कहाँ होंगे, हमने कहाँ होना है ये हमें पता है। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सियासत अपनी जगह पे ज़रा रोटी की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में गंदम का बहरान पैदा हो गया है। बलूचिस्तान से आपको आवेला नज़र आता है और कहा जा रहा है कि हमने आपको SOS सेव आवर सोल्स का एक मैसेज दिया था, आपने सुना नहीं है और अब हमारे यहाँ पर गंदम की बहुत मुश्किल है और आटा ना होने के बराबर है। पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कह दिया कि ज़ख़ीरा अंदाज़ों के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई करनी है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे अपने रिपोर्टर जाहिद गिशकोरी की खबर के मुताबिक मुल्क को 45 लाख टन गंदम की कमी का सामना है। हैरानकुन बात इसमें यह है कि जो बाअसर आड़ती हैं, इस खबर के मुताबिक 40 लाख टन गंदम उन्होंने ज़ख़ीरा की हुई है। 45 लाख की शॉर्टेज है, 40 लाख इस खबर के मुताबिक उन्होंने ज़ख़ीरा की हुई है। और इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से 2 माह में, ये ज़रा आप नंबर सुनिएगा, 2 माह में उन्होंने 30 अरब के करीब मुनाफा कमाया है। सूबे जो है 21% गंदम की ख़रीदारी का टारगेट नहीं पूरा कर सके, उसमें फ्लड्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और 6 लाख टन गंदम जो है खैबर पख्तूनख्वा के रस्ते अफ़गानिस्तान में स्मगल हो चुकी है। हमारे पास इस वक्त मौजूद है चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि अगर आपको एक सिंगल फैक्टर के ऊपर उंगली रखनी हो जिसकी वजह से एक ऐसा मुल्क जो अपनी ज़रात अपने दाने की वजह से पहचाना जाता था, चाहे वो गंदम का हो चाहे चावल का हो, उसके अंदर अब हम बहरान की बात करें तो वो फैक्टर क्या होगा? तलत भाई, एक्चुअली जो मेन ग्राउंड है ना, वो जब हमारी फसल आई थी तो उस वक्त हमारी फसल दाना श्रीवर्ड हो गया था, छोटा हो गया था।
उस वक्त ही आज से 8 माह पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया था कि 30 लाख टन गंदम की कमी है मुल्क में, और आज भी हम उधर ही खड़े हुए हैं। इस वक्त इन्होंने तकरीबन 20 लाख के लगभग इम्पोर्ट की है, 10 लाख अभी भी गैप मौजूद है, जिसकी वजह से सूबे जो है अपने रिलीजेस कम कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब जो है वो उसको 27,000 टन इशू करने की जरूरत थी, जो कल सीएम साहब ने 26,000 टन का ऑर्डर किया है कि आज से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिंध जो है वो भी कम रिलीजेस कर रहा है। बलूचिस्तान के पास गंदम ही नहीं है, बिल्कुल गंदम नहीं है। और केपीके जो है वो भी 7,000 टन इशू करता था, वो इस वक्त 5,000 टन डेली इशू कर रहा था। आज से उन्होंने भी ऑर्डर किया है कि वो 6500 टन डेली कर रहे हैं। ये फैसले बुरहान देखने के बाद आए, हालांकि ये आज से 1 माह पहले आने चाहिए थे, ताकि जो लोगों के साथ ज्यादती हुई है उनको नाजायज रेट देना पड़ा है या आटे के लिए उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वो नहीं करना पड़ता। अच्छा चौधरी साहब, आपके कदा कलामी मैं अगर जायद गुशकोरी की खबर का हवाला दे दूं, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 40 लाख टन गंदम जखीरा की हुई है। आज परवेज इलाही साहब ने भी जिक्र किया, जखीरा अंदोजी के बारे में बात की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जखीरा अंदोज जो कुव्वतें हैं, इनमें कितनी गंदम जो है रोकी हुई है आपके ख्याल में? एक्चुअली 270 लाख टन मुल्क में गंदम पैदा होती है। 70 लाख टन चारों सूबे परचेज करते हैं। 2 करोड़ टन 200 लाख टन निजी सेक्टर के पास होती है। वो आज की बात नहीं है, ये पिछली ट्रेडिशन है। आप कई सालों पीछे चले जाएं, 2 करोड़ टन मार्केट सेक्टर में होती है। चूंकि दिसंबर गुजर चुका है, जनवरी का पहला अशरा आपने गुजार दिया है, मार्केट में गंदम उस तरह नहीं है। अपनी चीजें मैं आप पर डाल दूं या आप मेरे ऊपर डाल दें, वो हाल नहीं है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेजर फैक्टर रिलीजेस कम होने का है। गंदम की रिलीजेस कम है, चारों सूबों में रिलीजेस कम है। गंदम होगी तो रिलीज करेंगे ना, गंदम होगी तो रिलीज करेंगे ना। आने वाले 5 दिनों में आपको अच्छा खासा आपको फैक्ट नजर आएगा और ग्रीन थैले की अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। और ये अफगानिस्तान, तो आप फरमा रहे हैं कि इसका जखीरा अंदोजी से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं होगा, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक हम इसको पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उस हद तक नहीं है। अब तो 2 माह बाद नई फसल आ रही है। जखीरा अंदोजी तो आज से 8 माह पहले थी, जो ऐसा ऐसा ड्रेन होते होते आज से 15 दिन पहले गंदम का रेट 3500-3300 रुपए मन था। 20 दिनों में 2,000 रुपया मन गंदम की इंक्रीज आई। वो आज से 6 माह या 4 माह तो पहले नहीं थी, 20 दिन का मसला है ना। अगर 1 माह पहले रिलीजेस बेहतर कर ली जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दिन देखने पड़ते। अब भी ये है कि रिलीजेस बेहतर होनी चाहिए। गंदम मौजूद है, प्राइवेट सेक्टर जो है उन्होंने गंदम रिलीज करनी होती है, रूटीन में उनका एक नेचुरल फ्लो बना होता है। वो गंदम वक्त के साथ साथ खुद ही निकलती रहती है। जो गवर्नमेंट के पास गंदम होती है वो सेट करती है, प्राइवेट निजी मार्केट को वो सेट करती है। जब भी निजी मार्केट ऊपर जाने लगती है तो गवर्नमेंट अपने रिलीजेस बढ़ा देती है। जब अपने रिलीजेस गवर्नमेंट बढ़ाते हैं तो निजी गंदम जो है उसमें रुकावट आ जाती है। देखे ना, बलूचिस्तान में मेरे भाई आगा साहब बैठे हुए हैं, तो उधर तो बिल्कुल गंदम का एक दाना भी नहीं था। दूसरा, मैं जो स्मगलिंग का एक फैक्टर है, इस वक्त अगर इंटरनेशनल रेट मार्केट में अगर चेक करें तो बाहर से इस वक्त पाकिस्तान में गंदम का रेट 5,000 क्रॉस कर गया था फी मन, जबकि बाहर से हम इंपोर्ट करें तो उसका रेट 3500 से 4,000 रुपए पड़ता था। हमने 7 लाख टन प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, कबीना ने समरी रिजेक्ट कर दी। हमने जिम्मेदारी ली थी कि हम प्राइवेट सेक्टर आपका हाथ बटाते हैं, लेकिन कबीना में ने उसका इनकार कर दिया। में भी डॉलर का इशू हो या कोई बाकी मामला हो, लेकिन ये है कि 30 लाख टन की इंपोर्ट जरूरी थी, वो नहीं हो पाई। रिलीजेस इन टाइम नहीं हुए। बाकी जो चीजें हैं वो पकड़ तकड़ और FIRs और स्मगलिंग, ये चीजें जो है, ये मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा इसका फैक्टर है। इससे जरूर पहले कि
जरूर पैदा हुआ है और पैनिक की वजह से लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी है। जब पैनिक बाइंग शुरू होती है तो आप माशाल्लाह समझते हैं कि वो फिर कोई बंदा भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगले 20 दिन में ये हालात तब्दील होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूबों ने आप इंशाल्लाह देखेंगे कि कोई रिलीज बढ़ाई है, सिंध भी बढ़ाने जा रहा है और केपी के ने भी बढ़ाई है, आज पंजाब ने भी आज बढ़ा दी है और पास्को ने बलोचिस्तान को भी गंदम की सप्लाई इशू कर दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले हफ्ते में आपको बहुत ज्यादा लोगों को मसाइल नहीं नजर आएंगे, आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी इफ्तिखार साहब। हमें बताइए हालात क्या हैं, अगर वक्त पर फैसले किए जाते सिर्फ 1 माह पहले तो आज जिस मामले की धूम है वो धूम ना होती। बहरहाल अगले हफ्ते के अंदर वो अच्छी खबर के बारे में बता रहे हैं कि ये मामलात ईज अप हो जाए। सो लेट्स सी। ट्रेंड्स में नाज़रीन 3 मामलात हैं, जिनेवा, महंगाई का तूफ़ान और क्रिकेट। महंगाई के तूफ़ान, अवाम परेशान और नीचे बाल किसी ने शहबाज शरीफ की भी एक स्टेटमेंट लगाई है और बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट जो है वो इमरान खान की भी लगाई हुई है। तो हुकूमतें जब ताकत में आती हैं तो एक ही जैसी बातें करती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपने फेलियर को या कमज़ोरी को इमरान खान को तनकीद का निशाना बना के जस्टिफाई नहीं कर सकते। उनको महंगाई के बारे में कुछ करना होगा। नसीम शाह की बॉलिंग की तारीफ हो रही है और हिंदुस्तान से एक मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, शायद इंडिया का है। हाँ जी, स्टिल विशिंग फॉर इंडिया टू हैव वन सच यंग फास्ट बाउलर हु विल टेक द स्टंप्स फ्लाइंग लाइक दैट, मे बी उमरान मलिक। तो नसीम शाह की जो आज ज़बरदस्त बॉलिंग है उसको कॉम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के ऊपर शीरी मज़ारी ने ट्वीट किया और कहा जी कि छोटे से कमरे के अंदर पैथेटिक किस्म की कॉन्फ्रेंस है। पहले उन्होंने कर दिया था प्लेजेस से पहले, और ये तो इससे पाकिस्तान की बड़ी सुबकी हुई है। इसके ऊपर शमा जुनेजो ने एक ट्वीट कर दिया, स्टॉप लाइंग आंटी, दिस इज़ नॉट द कमेटी रूम ऑफ यूएन जिनेवा, हियर इज़ द वीडियो ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एड्रेसिंग। तो ट्विटर वॉर भी चल रही है कि जिनेवा के अंदर किसने कहाँ पर क्या काम किया और वहाँ आए हैं। तो मेरे ख्याल में सुबह के जो बहुत सारे ट्वीट्स हुए थे हुकूमत के खिलाफ वो थोड़े से न्यूट्रलाइज होते हुए नजर आए।